अस्सलाम वालेकुम अस्सलामुअलैकुम। व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है कि आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तान। मेरा नाम है मोहम्मद सादिक। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है मेजर गौरव आर्या की और डॉक्टर कमर चीमा की। मिलकर देखते हैं वीडियो, फिर उस पर करेंगे अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज को जानने के लिए वीडियो को अंत तक लाजमी देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। उसको एज अ टेररिस्ट अटैक देखा जा रहा है। इसमें दो बातें बताना चाहता हूँ। एक, महाराष्ट्र में शहर है अमरावती, वहां पे भी कुछ दिन पहले ऐसी चीज हुई थी। ये जो सरतन से जुदा वाला मामला है, तो ये पहला वाकया नहीं है जो जिसके बारे में हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। चीमा साहब, जो आपने सवाल पूछा, ऐसा पहले भी हो चुका है। तो दूसरा वाकया मेरी नजर में आया जहाँ पे स्पेसिफिकली अटैक करा गया ब्लास्फेमी को लेके, और बोला कि गर्दन काट के अलग कर देंगे और सरतन से जुदा कर देंगे। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज ये है कि वो लोग जो थे जिन्होंने उदयपुर में मारा था, उनका दो लोग गए थे अंदर मारने के लिए और दो स्टैंड बाय में थे पीछे। यानी कि अगर इफ दीज टू डेवलप्ड कोल्ड फीट, या ये लोग नहीं मार पाते, तो फिर ये दूसरी टीम जाती और उसको मारती। एक तो ये था। तीसरी चीज, उन्होंने मोटरसाइकिल के लिए कुछ 4-5 हज़ार रुपए प्रीमियम दिया था आरटीओ को। आपके यहाँ भी, पाकिस्तान में भी आरटीओ होता होगा, जो ट्रांसपोर्ट वाले जो होते हैं, जो आई डोंट दिस थिंग, सो पाकिस्तान में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन उसको एडिशनल पैसे देके, जो मोटरसाइकिल का जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नंबर लिया था, वो 2611 लिया था, 2611, एंड एडिशनल पैसे लेके। सो इट वाज नॉट की समथिंग दैट की, यू नो 2611 वैसे भी किसी का नंबर आ सकता है, अगर कोई अप्लाई ना करे तो किसी का टर्न आता है। बट दे पेड अ प्रीमियम अमाउंट ऑफ मनी एंड दे सेड कि हमें 2611 नंबर चाहिए फॉर देम। अजमल कसाब एंड द पीपल हु किल्ड हंड्रेड्स ऑफ इनोसेंट इंडियंस, अमेरिकन एटसेट्रा, दे आर हीरोज। तो एक तो ये इसका टेरर एंगल एक्सप्लोर करा जा रहा है। एमजे अकबर साहब हैं। एमजे अकबर साहब की एक किताब है, आपने सुना होगा, एक बड़ी मशहूर हस्ती हैं भारत की, वेस्ट बंगाल से उनका ताल्लुक है। एमजे अकबर साहब की एक किताब है, रायट आफ्टर रायट। वो पढ़ने से बनती है किताब। आप चीमा साहब जरूर किताब पढ़िएगा, ही इज अ फैंटास्टिक राइटर। एमजे अकबर साहब की किताब है राइट आफ्टर राइट। उसमें ये बताते हैं, ये गलत फहमी है कि जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से माहौल माहौल 1947 से बिगड़ा हुआ है। इनफैक्ट अगर आप सिर्फ, आप ये छोड़ दीजिए कोई बीजेपी का सपोर्टर है, कांग्रेस का सपोर्टर है, इन सब इमोशनल चीजों को कोने में डालिए। इन सब इमोशनल चीजों को कोने में डालिए। और जो भी आपके व्यूअर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, चाहे इंडियंस हो चाहे पाकिस्तानीज हो, आप इंटरनेट पे जाइए और इंटरनेट पे जाके देखिए कि 2014 में नरेंद्र मोदी आए थे, उसके पहले कितने फसाद हुए थे और उनके आने के बाद कितने फसाद हुए हैं, जो नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 1/10 भी नहीं हुए। देर आर लॉट ऑफ, मतलब आप ह्यूमन राइट्स की वेबसाइट ले लीजिए, इंडिया को छोड़ दीजिए ना, फॉरगेट अबाउट इंडियन वेबसाइट्स। क्योंकि एक आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि इंडियन गवर्नमेंट ने डेटा छुपा दिया, ऐसा नहीं है हमारे यहाँ, बिकॉज इट हैज टू बी प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट। बट एक आर्ग्यूमेंट, कोई पाकिस्तानी हो या कोई दूसरा इंडियन ही हो, वो कह सकता है कि साहब ये तो सरकार ऐसा कर देती है, या ऐसा नहीं। आप ह्यूमन राइट्स का डेटा देखिए, आपको पता लगेगा कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले कितनी राइट्स, हिंदू मुसलमान स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, हिंदू मुसलमान राइट्स कितनी ज्यादा होती थी, हर दूसरे महीने होती थी, कोई ना कोई काट रहा होता, लेकिन किसी ने सुना नहीं था इसके बारे में। क्योंकि चीमा साहब, वो सेक्युलर राइट्स थी, वो सेक्युलर दंगे थे। अब मैं आपको बताता हूँ सेक्युलर दंगा क्या होता है, तब आप समझेंगे हो क्या रहा है। सेक्युलर दंगा, अगर आप सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट है, सच्चर कमीशन रिपोर्ट आप पढ़ेंगे, तो उसमें आपको ये पता लगेगा कि जो जो रिपोर्ट कहती है कि भारत का जो मुसलमान है वो सोशियो इकोनॉमिक पैरामीटर्स में बॉटम पे है। ये क्यों है बॉटम पे? ये क्यों है बॉटम पे? सरकार ने लाखों, लैक्स ऑफ करोड़ जिसको कहते हैं ना, बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर दिए हैं मुस्लिम अपलिफ्टमेंट में इंडिया पे। दीज आर, आप पार्लियामेंट की वेबसाइट पे जाके देखें, आपको डेटा मिल जाएगा। दिस इज ऑल पब्लिश डेटा। पर अगर मैं ये कह रहा हूं कि अरबों डॉलर खर्च कर दिए, फिर मुसलमान क्यों है एट द बॉटम? ये भी एक सोचने वाली बात है। ऐसा है साहब, मुसलमान बॉटम पे है क्योंकि उसको बॉटम पे रखा गया है। इंडियन मुस्लिम्स को जानबूझ के कम पढ़ा लिखा, जानबूझ के अग्रेसिव, जानबूझ के रेडिकलाइज्ड बनाया गया है, उसको वहां पर रखा गया है। देखिए, आपने कभी देखा है सऊदी अरब में या कहीं और पे सरतन ये सब करते हुए? वहां पे नहीं होता ये सब। मिडल ईस्ट में नहीं होता। इवन इन कंट्रीज लाइक इंडोनेशिया आपको नहीं मिलेगा, सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क है दुनिया का, आपको ऐसा नहीं मिलेगा।
ये खासतौर से भारत में और ऐसी एक दो जगह में क्यों है, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में, इंडिया में, यहाँ पे ज्यादा है। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है चीमा साहब, और मैं 1 मिनट में खत्म कर दूंगा ये। चीमा साहब, चक्कर ऐसा है कि जो मुस्लिम नेता हैं, मुस्लिम लीडर्स हैं, राइट, उन्होंने एक बात सोची, और जो पहले पार्टीज थी पावर में, उनके साथ मिलकर एक बात बोली। एक तो इस्लाम खतरे में है, और अगर मुसलमान पढ़ लिख जाएगा तो फिर वो सोचने लगेगा, फिर इनको वोट नहीं देगा। आपको पता है मुस्लिम नेताओं के पास कितना पैसा है? आप और मैं सोच नहीं सकते द अमाउंट ऑफ मनी दे हैव। ये पैसा आया कहां से? क्योंकि इन्होंने ये नहीं बोला कि मुसलमानों के लिए बहुत बढ़िया एजुकेशनल सिस्टम बनाओ। इन्होंने ये नहीं बोला कि इनके लिए बहुत बढ़िया ऐसी फैसिलिटीज बनाओ जिसमें मजा आ जाए, कि मतलब देख के कि इंडिया का मुसलमान तरक्की कर रहा है। इनको हर समय ये बोला कि इनको हज में 50% सब्सिडी दे दो। तो कई दिहाइयों तक इंडिया में हज में 50% सब्सिडी चल रही थी। हमारे अभी भी आप बड़े बड़े एयरपोर्ट्स में जाएंगे, हज हाउस बने हैं इंडिया में। दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, हज हाउस बने हैं, बहुत बड़े बड़े बने, क्योंकि इन्होंने बोला कि जब तक मजहब का, दीन की बात है, उसमें तुम खुश रहो, पढ़ो लिखो मत। फिर इन्होंने ये बोला कि साहब मुसलमानों के साथ गलत करा जा रहा है, जुल्म करा जा रहा है, क्योंकि इनको नौकरियां नहीं मिल रही। भाई, जो मदरसे से अगर सिर्फ दीनी तालीम लेकर आएगा, उसको सरकारी नौकरी कैसे मिल सकती है? हाउ कैन ही कम्पीट? उसको तो आता ही नहीं है पढ़ना। तो मोदी जी ने यह बोला कि एक हाथ में कुरान शरीफ और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। ये बड़ा मशहूर बयान है उनका। तो यहाँ पे जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं इंडिया में, हर समय उनको बढ़ावा दिया गया, और वो जो बीज बोए हैं ना चीमा साहब, वो अब फसल कट रही है उदयपुर में, अमरावती में, ये वो वाली फसल कट रही है। और इसके लिए आई होल्ड रिस्पॉन्सिबल मुस्लिम लीडरशिप, जो उलेमा हैं, जो ये सब लोग हैं जिन्होंने जानबूझ के, अगर मुस्लिम बॉटम में है सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स में, दे हैव बीन केप्ट देयर डिलिबरेटली। ये ऐसा नहीं है कि मुसलमानों पे पैसा खर्च नहीं करा, और पैसा खर्च करा, उन्होंने बोला जी हमें पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। उसका भी मन है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने। आपने उनको रखा है नीचे जानबूझ के, क्योंकि आपके पावर के स्ट्रक्चर को सूट करता है ये सब। दैट इज द रूट ऑफ रेडिकलाइजेशन इन इंडिया। इंडिया में इट्स अ मिक्स एंड मैच। बाहर से पैसा आया, केरला में केरला के लोग गए गल्फ में, वहां से पैसा आया। रेडिकलाइजेशन बाहर से भी आया है, बाहर से भी, सऊदी से भी फंडिंग आई है, अरब स्टेट से ऑयल की फंडिंग आई है। यहाँ पे मदरसे बने हैं, यहाँ पे मस्जिद बने हैं। सिर्फ हरियाणा में, जहां पे वो नमाज की प्रॉब्लम नहीं हुई थी सड़क पे, याद है आपको कि रोड में नमाज पढ़ रहे थे, लोगों ने ऑब्जेक्ट करा था। 4,500 मस्जिद सिर्फ हरियाणा में है, ओनली इन हरियाणा। और हरियाणा बहुत छोटा स्टेट है चीमा साहब, इट्स नॉट वेरी बिग, इट्स अ स्मॉल स्टेट ज्योग्राफिकली स्पीकिंग, पॉपुलेशन वाइज छोटा स्टेट है हरियाणा। वहां पे 4,500 मस्जिद है। पूरे अगर इंडिया में देखें तो लाखों दर लाखों दर लाखों मस्जिद है, ठीक है। ये मिक्स एंड मैच है फैक्टर्स का। इसमें बाहर का पैसा भी शामिल है, इसमें पॉलिटिकल नैरेटिव भी शामिल है, इसमें अस वर्सेस देम भी शामिल है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, ये रेडिकलाइजेशन का मामला, ये जो सामने आया है ना, जो आया है, इसका जवाब तो मैं दे दूंगा चीमा साहब, लेकिन लोगों को ऐसा लगेगा कि बड़ा कम्युनल टाइप का जवाब है। ये अच्छा नहीं लगेगा लोगों को अगर मैं सच बात का जवाब दे दूं। चीमा साहब, 2014 के बाद ना हिंदुओं ने जवाब देना शुरू कर दिया। ये बात सच है, मैं ये बात दिल पे हाथ रख के कह सकता हूं। 2014 के बाद हिंदुओं ने जवाब देना शुरू कर दिया। उसके पहले जवाब नहीं देते थे। उसके पहले ठीक है, एक आध बाबरी मस्जिद का केस हो गया, 175 ईयर्स का भी हो गया, पर आपको कभी ऐसा नहीं मिलेगा कि ये मस्जिद टूट गया, ये मस्जिद टूट गया। पॉलिटिकल जो पार्टीज थी एक दूसरे को लड़ाती थी इलेक्शन के पहले राइट्स होती थी, यूपी में होती थी, बंगाल में होती थी, बिहार में होती थी, साउथ में, ये कॉमन था, ये बड़ा कॉमन था, राइट। लेकिन आपको बड़ा, अब ये नारा गुस्ताख रसूल की है कि सजा सर तन से जुदा, ये कहां से आया? ये तो पाकिस्तान से आया ओरिजिनली। जो आपके वो थे जो लबैक वाले, ये लबैक वाला नारा बोलते थे, और पार्टीज बोलती थी जो रिलीजियस पार्टी, तो इंडिया में भी आ गया, और वहां से पाकिस्तान से सीखा लोगों ने कि साहब सर तन से जुदा। आपको एक बात पता है, कल मैंने सुना, इट वॉज वेरी अच्छा, इट वॉज नॉट सरप्राइजिंग, दुखा दिल मेरा, लेकिन सरप्राइज नहीं था, ये होना था। वहां पे हिंदू नारे लगा रहे थे वकील उदयपुर में, सरतन से जुदा। अब यहां पे ये फीलिंग आ गई है कि सिर्फ तुम ही गला काट सकते हो, हमें नहीं आता क्या गला काटना? यू अंडरस्टैंड? बात यह है कि अगर किसी ने फेसबुक पे नुपुर शर्मा को बोला आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, ठीक है, उसके ऊपर आप केस फाइल करते हैं, एंड लेट द लॉ टेक इट्स कोर्स।
इन्होंने क्या करा, ये जो उदयपुर वाला मामला हुआ है ना कन्हैयालाल जी का, चीमा साहब, इससे बहुत बातें, दिस इज अ वाटरशेड मूवमेंट, आई एम टेलिंग यू, इन इंडियाज हिस्ट्री एटलीस्ट फॉर द पास्ट 10 to 15 ईयर्स, ये बड़ा वाटरशेड मूवमेंट है। इसके बाद चीजें मजीद खराब होंगी चीमा साहब, क्योंकि अब मैंने बोला भी था एक वीडियो में, मैं आपको दोबारा बता देता हूं, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जो हैं, पढ़ा लिखा जो तबका है इंडिया का, ठीक है, वो लोग अब इस बात को सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि ये बात, वो हर समय, ये ऐसा तबका था जो कहता था यार मेरी ईएमआई चल रही है, मैंने गाड़ी खरीदनी है, मैंने घर खरीदना है, फिर मैंने दूसरा घर खरीदना है, फिर मैंने बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, बच्चों की शादी करनी है, माँ बाप की देखभाल करनी है, ये इस मिडिल क्लास का एम होता था। कोई बच्चा ज्यादा ब्राइट हो गया, अमेरिका चला गया, किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में लग गया, ये मिडिल क्लास के सपने हुआ करते थे। कोई बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वकील बन गया, आई एम श्योर पाकिस्तान में भी यही है, यही होता होगा मिडिल क्लास का। अब वो जो मिडिल क्लास है, मैंने 10-15 लोगों से बात करी थी वहां, एंड आई वाज वेरी सरप्राइज्ड हाउ एटीट्यूड्स हैव चेंज्ड आफ्टर दिस बीएडिंग। यानी कि अगर हम कुछ भी बोलें, अब यहां पे बात क्या हो रही है इंडिया में अमंग हिंदूज, ठीक है, हिंदूज में ये बात हो रही है क्योंकि लोगों ने ना, जिसने वो क्लिप देखी थी नुपुर शर्मा वाली, जिन्होंने पूरी क्लिप देखी थी उनको समझ में आ गया। आपने सुप्रीम कोर्ट के जज की बात करी, ठीक है, वो उनके ऑब्जर्वेशन की बहुत तनकीद करी गई है, पहली चीज, उससे कोई अग्री नहीं करता भारत में, एंड दैट इज नॉट अ जजमेंट, दैट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन बाय अ जज। तो उसकी कोई ऐसी जुडिशियल वो नहीं है कि आपके उन्होंने, अब वो तो देखिए, बात यह है कि लोगों ने, जिन्होंने पूरी चीज देखी, उन्होंने बोला कि अच्छा आप हमें गाली दे सकते हो, आप हमारे देवी देवताओं को कुछ, आप, मतलब यहां पे ऐसा हुआ है, आप कभी सोच सकते हो पाकिस्तान में या कई ऐसे मुल्क में होगा कि यहाँ पे, इंडिया में जो कि 82-83% हिंदू है चीमा साहब, यहाँ पे, सर यहाँ पे एमएफ हुसैन नाम का पेंटर, जो बड़ा टैलेंटेड पेंटर है, उनके टैलेंट पे कोई शक नहीं है, ठीक है, वो जब हिंदू देवी देवताओं की नंगी तस्वीरें बनाते थे तो उनको पद्म भूषण, पद्मश्री, पता नहीं क्या क्या दिया, जो भी XYZ दिया अवार्ड, गवर्नमेंट का अवार्ड उनको मिला। फिर बाद में हल्ला शल्ला हुआ, वो कतर चतर चले गए, जो भी हुआ उनका बाद में। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यहाँ पे इतनी चीजें बढ़ गई, दिस वाज, ये जो आप कह रहे हैं ना रेडिकलाइजेशन का, या फिर ऐसे जवाब क्यों हो रहा है, ये काफी सालों से ऐसा हो रहा था। आप हमारी हिंदी फिल्में देख लीजिए, आप हमारी हिंदी फिल्में देख लीजिए, ठीक है, आप अगर हमारी हिंदी फिल्में देखेंगे कुछ, तो आपको पता लग जाएगा कि चल क्या रहा है। और एक ऐसा नहीं होना, देखिए मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, आज भी इस मुल्क में जहां पे 83% हिंदू है, 82% हिंदू है, जी मजाक, कुछ लोग 84-85% बोलते हैं, इस अराउंड 80-85%, इस मुल्क में आज भी जो हिंदू की लड़ाई है ना, वो बराबरी की है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे सुपीरियर हूं, वो ये नहीं कह रहा कि आपको हमारे अधीन होके, हमारे अंडर होके मुसलमानों को रहना पड़ेगा, वो ये बात कर ही नहीं रहा, ना उसके जबान से कभी ये बात निकली। वो सिर्फ ये कह रहा है कि आई शुड बी गिवन द सेम रिस्पेक्ट दैट अ मुस्लिम इज गिवन एंड एनी अदर रिलीजन। और आपको बड़ा, आप कहेंगे यार ये बड़े अजीब मजाक बात कर रहे हैं आप मुझे, सब 83% हिंदू फिर ऐसा, पर ये सच्चाई है भारत की, ये चीमा साहब, दिस इज, ये सच्चाई है। अब वो आमिर खान की फिल्म है, मैं नाम भूल गया उधर, एक फिल्म थी जिसमें वो आउटर स्पेस से आया था, मैं उस फिल्म का नाम भूल रहा हूँ, उस पीके, बिल्कुल पीके, उसमें जिस तरीके से दिखाया है, मैंने देखे थे कुछ एक्सेप्ट, पूरी फिल्म नहीं देखी, लेकिन जिस तरीके से मैंने उसको देखा और जिस तरीके से बाकी लोगों ने, मतलब कि यहाँ पे ना बात यह है कि यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत जो मेजॉरिटी है, आप उसको कोई भी गाली दे दो, और अगर मैं ऑब्जेक्ट करूंगा, अगर मैं कहूंगा यार ये गाली मत दो, तो मेजर गौरव आर्या कम्युनल है, ये मुसलमानों से नफरत करता है बंदा ना, ये बहुत गलत आदमी है, ये कम्युनल है, तो मतलब आई शुड बी विलिंग टू टॉलरेट ऑल अब्यूज। पर अगर मैंने जवाब दे दिया, सरतन से जुदा, आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए चीमा साहब कि देयर शुड बी, बोथ रिलीजन्स शुड लर्न टू लिव विद म्यूचुअल रिस्पेक्ट, बोथ रिलीजन्स। अब देखिए नुपुर शर्मा की, आखिरी में मैं बोलूंगा नुपुर शर्मा की, नुपुर शर्मा ने जो बोला वो तो कोर्ट विल डिसाइड, मैटर इज सब जुडिस। उस वीडियो को 3 मिनट पहले भी देख लें, जो जज साहब ने बोला कि नुपुर शर्मा ही कलेश की जड़ है, नुपुर शर्मा की वजह से फसाद हो रहे हैं, उदयपुर में जो गर्दन कटी, इसका मतलब जज साहब पता है क्या बोल रहे हैं, जज साहब ये बोल रहे हैं कि जो गर्दन कटी ठीक कटी, बिल्कुल, जज साहब यही तो कह रहे हैं कि गर्दन कटी ठीक कटी उदयपुर में, बिल्कुल, नुपुर शर्मा तुमने बोला इसलिए गर्दन कटी भाई। तो फिर वकील कह रहे हैं सरतन से जुदा। अब लोग में ये कह रहे हैं, सरतन से जुदा का क्या मतलब है, कि इनका ये मतलब है कि अगली बार कोई भी अगर हमारे देवी देवताओं को बोलेगा, फिर
हमें भी आता है क्या करना है, ऐसी बात तो नहीं है कि एक ही पार्टी को आता है। इट इज नॉट दैट ओनली मुस्लिम्स कैन कट थ्रोट्स, इवन वी कैन डू इट। और ये बड़ा खौफनाक है हमारे देश के लिए, इंडिया के लिए बहुत खौफनाक है दिस काइंड ऑफ व्यूज। तो मुझे लगता है कि दोनों धर्मों को, दोनों मजहबों को थोड़ा सा ठंडा होकर ना एक दूसरे की इज्जत करें, और मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि यार शांति बहाल करें थोड़ी सी मुल्क में। जी तो व्यूअर्स, वीडियो हमने देखा, वीडियो था मेजर साहब का, और मेजर साहब बात कर रहे थे नूपुर शर्मा केस के बारे में अगेन, और वही वाले दलाइल हैं, वही वाली सारी चीज़ें हैं जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन नई चीज़ इसमें ये है कि इसके खिलाफ अब जो वहाँ के मौलाना हैं, जो होना चाहिए था, वो बाहर आ रहे हैं और वो उनकी सपोर्ट में बयान दे रहे हैं कि ये कोई भी इस्लाम नहीं है, ये दहशतगर्दी है, ये आतंकवादी है, ये बल्कि हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की है इन लोगों ने जिन्होंने उसका एक मासूम शहरी का गला काटा है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन जब आप एक फेल करते हो, फिर उस पर ढिठाई से अगर अड़ भी जाते हो, तो फिर वो मामला खराबी की तरफ जाते हैं। और जिस कॉन्टेस्ट में वो जज साहब ने बात की है, वो यही है कहीं कि आपने किया तो ज़रूर, लेकिन आप फिर उसकी सपोर्ट में भी निकल आए। इस बात पे आप आर्गूमेंट कर रहे हैं कि किया तो वही है, वही तो बोला है जो किताबों में लिखा है, कोई इस बात में नहीं कर रहा कि इससे लोगों की दिल आज़ारी हुई है। वो क्या वाली बात है, उस पर किसी ने नहीं कहा, लेकिन लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि उसने जो कहा है जी सही कहा है, वो तो शेरनी है, वो यानी कि जज्बात को भड़काने वाली बात है। और दूसरी तरफ से तो उससे भी आगे निकल के दो हाथ, जितना भी मामला था वो अंगेज नूपुर शर्मा के, लेकिन जब से ये उस गरीब आदमी का गला काटा गया है, सारा का सारा मामला इस मुसलमानों पे आ गया है, और एक और लेबल अपने ऊपर लगवा लिया दहशतगर्दी का, जो पहले से ही ये बहुत भयानक तरह से लगा हुआ है मुस्लिम लोगों पे। तो दोनों धर्मों को मिलजुल के रहना चाहिए। मेजर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, नहीं तो ये बात अगर बढ़ जाती है तो बहुत ही आगे तक चली जाएगी। कल मैं एक अपने मौलाना को सुन रहा था, हमारे जो पाकिस्तान के हैं, खैर मैं उनको मौलाना तो नहीं कहूँगा, वो एक आम सा लड़का बैठा हुआ था, टीएलपी का था, और वो लोगों को मुबारकबादें दे रहा था बाकायदा तौर पे, आपको मुबारक हो, देखें जी वहाँ पे 2 गाजियों ने ये कर दिया, एक गरीब आदमी का गला काट दिया, और उस पे वो खुश हो रहा था। और दूसरी तरफ जो हमारे जय्यद उलमा हैं, उनमें से कई जो बड़े मुफ्तियाने कराम हैं, वो इस पे बयान दे चुके हैं कि ये गलत है और सरासर गलत है और ज़्यादती है। जितना भी मैटर था वो सारा अपने ऊपर डाल लिया गया सिर्फ इस एक घटना की वजह से, और ये कोई छोटी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना थी। बिल्कुल जी, ये सारी घटना जो है ना, इसका बिल्कुल जो मेजर साहब कह रहे थे, सिर्फ और सिर्फ तालीम की कमी है। ठीक है, हमें तालीम जो अभी भी मिल रही है, जो हमारे जिनके पास डिग्री होल्डर्स हैं, उनके अंदर भी वो काबिलियत नहीं आई कि वो सीख सकें कि इंसानियत क्या है, कि हमने अपने लोगों के साथ रहना कैसे है, हकूक़ व फ़राइज़ क्या हैं, हमारे हकूक़ व इबाद क्या हैं, वो सारी चीज़ें हमें नहीं सिखाई गई। जो बेसिकली जो इस्लाम का मकसद था, वो उससे हमें दूर कर दिया गया है। हमें एक रेस में लगा दिया गया है, बस उसमें हम भागे जा रहे हैं और उसी सर्कल में हम घूम रहे हैं, और जो हमें कुरान और हदीस ने जो सबक दिया है, उससे हम कहीं दूर चले गए हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो है इंतहा पसंदी आ गई, और हमने सिर्फ जो जज्बात हैं, जो हमारे मौलवी हज़रात हैं, उलमा नहीं हम कह सकते उनको, वो उस चीज़ को भड़काते हैं और उसके ऊपर वो अपनी सियासत करते हैं और उसके ऊपर वो अपना पैसा बनाते हैं। उनकी रोज़ी रोटी इसी चीज़ के ऊपर होती है। तो वो किसी भी मज़हब से उनका तल्लुक़ हो, वो मज़हब के नाम पे जो है ना सियासत ही करते हैं। मज़हब के ऊपर हमें इम्प्लीमेंट करने का मज़हब हमें सिखाया ही नहीं गया, ना ही हिंदू धर्म को सिखाया गया और ना ही मुस्लिम धर्म को सिखाया गया कि हमारे जो मज़हब है हमें कहते क्या हैं। हमें रवादारी का सबक देते हैं, क्या हमारे अंदर ये रवादारी है? नहीं है। हमारे अंदर इस्लाम जो है वो बराबरी का सबक देता है, लेकिन क्या हमारे अंदर है? नहीं है। हमारे अंदर सिर्फ वो रेडिकलाइजेशन ही आ गई है, हमारे अंदर इंतहा पसंदी जो है ना वो कूट कूट कर भर दी गई है, वो बचपन से ही। और चीज़ ये है कि ये फेलियर है, बिल्कुल ये फेलियर है मुसलमानों का, कि हमारे जो मदरसे थे, उन पहले मदरसों से कामयाब लोग निकलते थे, बड़े बड़े लीडर निकलते थे इन्हीं मदरसों से। लेकिन आज जो है वो बिल्कुल बदकिस्मती से कि हमारे मदारिस का ये हाल हो चुका है कि उसके अंदर से कोई एक भी कामयाब शख्स नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ क्या करता है, वो जब मदारिस से निकलता है नौजवान, तो फिर भी वो बेराह रवी का शिकार हो जाता है।
तो ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी है। हमारे मदारस के जो निज़ाम है, तलीम है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा कमी है, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये पिछले हुकूमत ने थोड़ी सी तवज्जो दी थी, उसके ऊपर भी काफ़ी वावेला किया गया था कि ये जी मदारस को ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमारी तवील में, गवर्नमेंट तवील में ले रही है। तो इसके ऊपर क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी बंद हो जानी है इसके ऊपर, अगर अवाम को शऊर आ गया, अवाम को इल्म आ गया कि हमें इस्लाम कहता क्या है। अब ज़्यादातर जो है वो हमने वो सिर्फ सुना हुआ है, अगर जुम्मे का इज्तिमा हो जाए या कोई और इज्तिमा हो जाता है, मिलाद का इज्तिमा हो जाता है या सालाना जो कॉन्फ्रेंस हो जाती है, उसी में हमने वही सुन रखा है जो मौलवी ने हमें सिखाया है, और उसने भी वो अहादीस को अपने नज़रिए के मुताबिक तोड़ मोड़ के जो है ना लोगों के ज़हनों में वो डाल दिया है। उसकी वजह से इंतहा पसंदी आ जाती है लोगों के अंदर। और जब तक हम तलीम हासिल नहीं करेंगे, हमें हुक्म भी दिया गया है कि इल्म हासिल करो, चाहे चीन जाना पड़े, लेकिन हम इल्म से बहुत ज़्यादा दूर हैं। और बेसिकली जो है ना इल्म भी काफ़ी ज़्यादा है हमारे पास, और अमल उसके ऊपर ज़रा बराबर भी नहीं है। अगर मैं कहूँ मेरे पास बहुत ज़्यादा इल्म है, मैंने काफ़ी जितना कुछ पढ़ सका पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर अमल जो है ना वो बहुत कम है। तो इन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। जैसे जैसे तलीम आएगी, शऊर आएगा। देखिए डिग्री से कुछ नहीं आएगा, जब तक शऊर नहीं आएगा इंसान को, तो इसी तरह से इंसान अपने एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे और एक दूसरे की कंट्री को तबाह बर्बाद करते रहेंगे। और जो दुश्मन हैं, जो दूसरे लोग हैं, जो चाहते हैं कि ये खित्ते जो है ना ये तरक्की ना कर सकें, वो इससे फ़ायदा उठाते रहेंगे। वो एक ग्रोह को इस्तेमाल करेंगे जब तक होता रहेगा, जब वो सामने खड़ा होगा तो उसको साइड पे करके दूसरे को इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो यही हमारी बदकिस्मती है कि हम जो है ना वो दूसरों के काम आने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त, लेकिन अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करने को तैयार नहीं है। दूसरों के झांसे में हम बहुत जल्दी आ जाते हैं। कोई हमें वर्गलाए तो हम फ़ौरन जो है ना उसके झांसे में आ जाते हैं। अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाने पे आ जाते हैं। ये नहीं सोचते कि ये हम क्या कर रहे हैं। अपने ही घर को आग जलाने से क्या भला कोई ज़िंदा रह सकता है? वो रहना कहाँ पे। लेकिन इस चीज़ का जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ़ शऊर की कमी है। जब वो आ जाएगा तो इंशाल्लाह अमन व अमान भी कायम हो जाएगा। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शऊर की कमी है, और वो कमी कहाँ से आई है? वो इन्हीं मदारिस से आई है। अगर सच बात पे की जाए, यहाँ के जो हमारे मदारिस हैं, वहाँ पे तलबा को सिर्फ़ इसलिए डाला जाता है क्योंकि उनके पास आम स्कूलों में पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए फ़ीसें नहीं होती, और वो बच्चों को वहाँ पे खैरात पे पढ़ने के लिए डाल देते हैं। वहाँ पे वो जबरन अपने जो उस्ताद होते हैं उनकी मारें भी खाते हैं, उनके लिए खाना भी माँग के लाते हैं गलियों से, और उनके लिए वो काम करवाए जाते हैं। मैं सबकी नहीं बात कर रहा, बहुत सारों को जो मिसालें मैंने भी देखी हुई हैं, वो यही है। और जो लड़का एक बिल्कुल शरीफ़-ओ-नफ़्स छोटी-सी उम्र में, कमसिनी में इन मदारिस में चला जाता है, जब वो वहाँ से निकलता है तो उसकी शक्ल और रंग-रूप कुछ और ही हो चुका होता है। वो एक उसपे कुछ और ही लेबल लग चुका होता है, जिसको आप रेडिकलाइज़ कह लें, जिसको आप आतंकवाद कह लें, जिसको आप कट्टरपंथी कह लें, या उसकी शुरुआत कह लें, वो यहाँ से निकलता है। और जब कभी भी दुनिया में कुछ इस किस्म का मामला आता है, तो सबसे पहले पेश ये वाले बच्चे होते हैं, जो कि गुर्बत की वजह से इन मदारिस में इन लोगों को दाखिल कराया गया। लेकिन जो लोग अभी भी जिन मदारिस में शौकिया अपने बच्चों को जो पढ़ाते हैं सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए, और जो चाहते हैं कि ये वाकई में इस्लाम सीखें, वो इस्लाम सीखते भी हैं, वो पढ़ते भी हैं, और दुनिया में अपना नाम भी पैदा करते हैं, वो आगे भी बढ़ते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, एक नेगेटिव पहलू है, एक अच्छा भी पहलू है, लेकिन हम किसको चूज़ करते हैं ये हम पे डिपेंड करता है कि हमने कौन सा वाला रास्ता इस्तेमाल करना। चुनना है, कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना है। आई होप सो हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार लाजमी किया करें। वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।